अभी तक की कहानी आप कुछ कुछ जान चुके होंगे कि कैसे जेनेटिक्स मूवी स्टार्ट हो रही है, कैसे हीरो ने अपना काम स्टार्ट किया, किस तरीके से पाइसम सटाइवम को चूज किया गया, क्या क्राइटेरिया था, व्हाट वर द रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस and some basic terminologies. Now I'm going to tell you one important aspect with respect to MCQ. You know, edible pea is also known as garden pea, also known as Pisum sativum, but in questions sometimes they make you confused by giving some more pea plant names such as sweet pea name Lathyrus odoratus. ये आपको पता है, आप पहले से जानते हैं, but there is one more pea plant that is grass pea that is also known as Lathyrus sativus, and these all pea plants belong to family Leguminosae और Fabaceae. ठीक है, आपको पता है इनके जो फ्लावर्स होते हैं, इनकी खास बात होती है कि जो इनकी फ्लावर्स के पेटल की अरेंजमेंट बहुत यूनिक होती है. इफ यू रिमेंबर द मॉर्फोलॉजी देन यू कैन रिकॉल, वी कॉल द पेटल्स नेम्स स्टैंडर्ड, एले, विंग्स, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज वेराइटीज. क्या हुआ था, मेंडल जी पहले तो बहुत खुशी से उन्होंने पाइसम सटाइवम को चूज तो कर लिया. अब जी काम भी करना है पर लोड नहीं बढ़ाना है. हमें होता है ना कि हम काम करते हैं पर हमें बर्डन ना लगे, तो बस यही चीज थी. क्या हुआ कि उन्होंने अपनी थोड़ी सी कंफ्यूजन कम करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को थोड़ा सा एक्यूरेट रखने के लिए उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस किए. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली ही चोज 34 वैरायटीज ऑफ पी प्लांट. लेटर ऑन ही चेंज हिज माइंड, सोचा कि नहीं भाई इतना नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा सा और चेंज करते हैं, तो ही रीच टू 22. तो अब 22 वैरायटीज पे भी वो सोचे भी नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा नंबर है, अभी भी मेरे रिजल्ट्स उतने अच्छे आ नहीं पाएंगे. तो इसीलिए उन्होंने नंबर को और रिड्यूस किया एंड अल्टीमेटली ही रीच टू फाइनल रिजल्ट दैट इज 14 वैरायटीज. अब 14 वैरायटीज तो ठीक है, आपको याद रहेगा भी सही. आपको याद रखना है कि वैरायटीज का नंबर 14 है, बट अगर पेयर्स में पूछा जाए तो आप 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज बताओगे. देखो मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, ये स्टार मार्क्ड है क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है. जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको कभी क्वेश्चन करेक्टर्स का नंबर पूछा जाता है, हाउ मेनी ट्रेट्स या हाउ मेनी करेक्टर्स वर चोजन बाय मेंडल फॉर एनालाइजिंग हिज रिजल्ट्स ऑन पी प्लांट. दैट आर 7 characters, or you can say 7 pairs of contrasting characters, and number of varieties are 14 varieties, or you can say 7 pairs of varieties. प्लीज इन चीजों को दिमाग में रखिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो सही से अटेम्प्ट हो पाए. You will be surprised to know that Mendel was not the one who performed pea plant hybridization experiment on the first hand. No, it is not true. Knight and Gose were the two botanists who performed hybridization experiment on pea plant on the first go. Later on, Mendel was the one who extended their work. Why? Because he had some extra knowledge of statistics, physics, maths and biology. So he was very, very successful. बट लेटर ऑन आपको पता है कि वो उनके जीते जी तो उन्हें अपने काम का रिजल्ट मिला ही नहीं, किसी भी तरीके का उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था. बट लेटर ऑन उनकी डेथ के बाद उनके लिए कोई लकी चार्म पैदा हुए, बोलते हैं ना कोई एंजल आया और उन्होंने मेंडल के काम को एक रिकॉग्निशन दिलाई. देयर वर 3 लकी चार्म्स ऑफ मेंडल. फर्स्ट इज कार्ल कॉरेन, सेकेंड इज एरिक वॉन तिश्मार्क एंड थर्ड इज ह्यूगो डी व्रीज. आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते थे. आपको अगर आपका नहीं मन है, आपको नहीं याद करना है कि भाई उन्होंने किस किस प्लांट पर काम किया, इट्स ओके, इट विल बी फाइन, बट आपको कंट्रीज का नाम एटलीस्ट अच्छे से पता होना चाहिए. तो कार्ल कॉरेंस, he belonged to Germany and he worked on maize, pea and beans. Next is Erich von Teschmark. Erich von Teschmark belonged to Austria and he worked on pea and other plants. And the main lucky charm is Hugo de Vries,
who belonged to Holland and he worked on primrose and maize plants. Why he is considered the major lucky charm of Mendel? Why? Because he got Mendel's paper published in a magazine known as Flora. अब देखिए, आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इनको लर्न कैसे करें, इनकी कंट्रीज को कैसे याद रखें. तो एक तरीका सिंपल सा है. देखिए, काल, यहाँ पर काल सी से स्टार्ट हो रहा है और जर्मनी जी से, और सी और जी अल्फाबेट्स लिखने में काफी सिमिलर से लिखते हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, एरिक वॉन तिश्मार्क और ऑस्ट्रिया. अब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं याद रखना है, दिमाग में रखना ही पड़ेगा ऑस्ट्रिया. पर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने काफी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है, तो वॉन से याद रखिए. बट प्लीज यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखना है, यहाँ ऑस्ट्रिया याद रखना है. ठीक है. अब ह्यूगो डी वरीज. ह्यूगो डी वरीज ऑब्वियसली एच से स्टार्ट हो रहा है और कंट्री एच से स्टार्ट हो रही है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसे. Okay, let us understand monohybrid and dihybrid cross by a basic analogy. There are two inter-school competitions. In one inter-school competition, I want to choose students on the basis of academics only. But in the other inter-school competition, I want to choose students on the basis of academics reports as well as sports reports. अब पहले केस में देखिए, मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स को एकेडमिक बेसिस पे चूज़ किया है. सेकंड केस में मैंने दो क्राइटेरिया यूज़ किए. कौन कौन से? एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स. तो मोनो सिंगल क्राइटेरियन. अगर हम डाई की बात करें तो डबल डुअल क्राइटेरिया. ओके, तो इसी को हम मोनो और डाई से समझ. इफ यू हैव अंडरस्टूड द टर्म मोनो एंड डाई, देन see here I have written two terms, monohybrid and dihybrid. मोनो का मतलब सिंगल कैरेक्टर को हम लेंगे, हाइब्रिड का मतलब न्यू कॉम्बिनेशन बनाएंगे. ध्यान से देखिए, डेफिनेशन को पढ़िए. अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. देखिए, मैंने यहाँ पर दो इंडिविजुअल्स के बीच में आपको क्रॉस दिखाया है, ये पेरेंट्स हैं. ठीक है. अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विच डिफर इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट. अभी मैंने आपको बेसिक नॉलेज में बताया कि मैंने एक क्राइटेरियन लिया है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का, दैट इज चूजिंग द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स ओनली. अब यहाँ पर क्या करना है? पेरेंट्स को चूज करना है. करेक्टर एक लिया है. किसका करेक्टर? हेयर के कलर का करेक्टर. ध्यान रखिए, करेक्टर एक ही है, ट्रेट एक ही है. किसका? हेयर के कलर का. पर यहाँ पर जो दो पेरेंट्स हैं वो आपस में कंट्रास्ट कर रहे हैं इस करेक्टर पे. कैसे? वन पेरेंट इज हैविंग रेड हेयर, अदर पेरेंट इज हैविंग व्हाइट हेयर. इनके बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा. क्रॉस से क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा. कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड. Now you can see the hybrid formed by this parent and this parent. Actually we consider one parent as female parent and one parent as male parent. Generally it is said that female parent is written on the first side and male parent is written on the next side. Monohybrid and dihybrid cross we will discuss later in detail, but now comparison is important. So the next is dihybrid cross. As here I have written, dihybrid cross means a cross between two individuals which differ in two pairs of contrasting characters. You can see here one parent is having red hair color and black body color, and the other parent is having white hair and light body color. You can see there are two pairs of contrasting characters. First character is hair color, second character is body color. Okay, तो एक पेरेंट ये था फीमेल पेरेंट. यहाँ पर मैंने जो कैरेक्टर चूज किया वो क्या था? रेड हेयर का. इसके लिए मैंने ये इस तरीके से कैपिटल आर लिख दिया है. नेक्स्ट इज व्हाट? ब्लैक कलर. किसका कलर? बॉडी का कलर चूज किया है कैरेक्टर के फॉर्म में. तो अब इन दोनों कैरेक्टर्स को एक पेरेंट में लिया गया. फिर व्हाइट हेयर एंड लाइट कलर बॉडी का सेकंड पेरेंट में चूज किया गया. अब
यहाँ पर इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों हम इनको इस तरीके से कैपिटल्स एंड स्मॉल में लिख रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बताया था। अगर कैपिटल्स में लिख रहे हैं तो यहाँ पर वो डोमिनेंट फॉर्म शो कर रही है, मतलब कि रेड हेयर कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट हेयर कलर, ब्लैक बॉडी कलर इज डोमिनेंट ओवर लाइट बॉडी कलर। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं दो पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए गए हैं, किसके बीच में, दो पेरेंट्स के बीच में, उनको क्रॉस कराया गया एंड एक न्यू हाइब्रिड बन जाएगा। इसी को ही हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। As you can see here, this is the hybrid formed by these two parents which have two pairs of contrasting characters. Before jumping into the sea of monohybrid cross detail, I want to tell you some important concept regarding monohybrid cross. See here, on the first, I have written capital B, capital B. This is showing parental. What? It is showing parental generation. पेरेंटल जनरेशन का मतलब क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये कैसा है? डिप्लॉयड है। इसके पास कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेट लिया गया है ब्लैक आई कलर का, ठीक है। ये आपको मैं अभी कुछ देर पहले भी समझा चुकी हूँ। एक एलील इसके पास अपनी मदर से आया है, एक अपने फादर से आया है। जब उनका फ्यूजन हुआ होगा तो ये एक ऑर्गेनिज्म बना। इस ऑर्गेनिज्म को मैं जाइगोट बोल रही हूँ। अगर दो एलील लिखे हैं तो वो डिप्लॉयड होगा, अगर उसी कैरेक्टर का एक एलील लिखा है तो वो हैप्लॉयड है। उसको हम क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं। ये तो हो गई मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात, ध्यान रखिए, प्लीज डू रिमेम्बर दिस पॉइंट। अगर दो एलील हैं तो वो डिप्लॉयड फॉर्म है, वो क्या है? जाइगोट है। अगर सेम कैरेक्टर का सिंगल एलील लिख दिया है तो वो हैप्लॉयड यानी कि गैमीट, यानी कि उसके क्रोमोसोम आधे हो गए हैं। जब एलील एक गायब हो गया तो क्रोमोसोम भी आधे हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटिक जनरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशली सिंगल ट्रेट के लिए होता है। अब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, ध्यान रखिएगा। इस पेरेंट के दो कैरेक्टर लिए गए, कौन कौन से? रेड हेयर कलर, ब्लैक बॉडी कलर, या फिर ब्लैक आई कलर, आप देख लीजिए। रेड आई कलर एंड ब्लैक बॉडी कलर लिया गया। अब यहाँ पर एक ही पर्सन के दो ट्रेट लिए गए हैं, तो है तो एक ही पर्सन, है तो एक ही पर्सन, तो इसको हम अगेन क्या कहेंगे? डिप्लॉयड। और क्या बोल सकते हैं? जाइगोट। और इसके क्रोमोसोम्स भी कितने हैं? 46 हैं। बट यहाँ ट्रेट एक की बजाय कितनी हो गई हैं? 2 हो गई हैं। अब जब इसके गैमीट लिखेंगे तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होता है। जब गैमीट में क्रोमोसोम आधे हो गए तो एलील भी आधे हो जाएंगे। तो इसमें से एक एलील लिख दो, इसमें से भी एक एलील लिख दो। तो स्पेशली ये याद रखोगे, यहाँ पर ये हम डुअल ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डुअल ट्रेट्स की। यहाँ पर कितनी ट्रेट थी? सिंगल, यहाँ पर डुअल। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक एनालॉजी रिगार्डिंग dihybrid cross and monohybrid cross, we are going to deal the monohybrid cross little bit in detail in a genetic view. अगर हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखिए हाइब्रिड का मतलब है यहाँ पर हमें एक नया कॉम्बिनेशन बनाना है। देखिए जब भी कोई नया कॉम्बिनेशन बनता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक पर्पस होता है कि हमें कुछ नया रिजल्ट मिल जाए जो पेरेंटल जनरेशन से डिफरेंट हो। अभी आपको जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे तो आप 2 जनरेशंस पढ़ोगे, F1 एंड F2। नो डाउट आगे भी जनरेशंस होंगी, ऑब्वियसली किसी भी फैमिली में जनरेशंस बढ़ती ही रहती हैं। बट अगर मैं F1 जनरेशन की बात करूं तो F1 जनरेशन में आपको कॉम्बिनेशन तो नया मिलेगा, बट वहां पर कॉम्बिनेशन नया सिर्फ और सिर्फ एक टाइप में मिलेगा, वो है जीनोटिपिकली। फिनोटिपिकली आपको F1 जनरेशन में कोई भी नया रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर नया रिजल्ट कब मिलेगा? जाकर जब आगे की आगे जनरेशंस बढ़ती जाएंगी, रिजल्ट्स में डिफरेंसेस आते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाइब्रिड बनाने का क्या एडवांटेज है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. Firstly, we'll deal with the definition. A cross between two individuals which differ in one pair of contrasting character. See here, there are two parents. First,
female parent, second is male parent. They are same in character, means I have taken the character of hair texture, curly or straight. In a population, curly hair stands for dominant character and straight hair stands for recessive character. तो एक ही कैरेक्टर है बट आपस में ये कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो बस यही चीज यहाँ इस डेफिनेशन में बताई गई है. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? फर्स्टली राइट डाउन द पेरेंटल जनरेशन. एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ स्टार मार्क करके बता रही हूँ कि जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस बताते हैं पेरेंटल जनरेशंस के थ्रू, तो सबसे पहले पेरेंट्स को होमोजाइगस फॉर्म में लिखिए. देखिए यहाँ पर फीमेल पेरेंट मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट लिख दिया है, तो मेल पेरेंट हमने यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव लिख सकते हैं. ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, या आप जैसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट द कंडीशन इज यू हैव टू राइट डाउन द पेरेंट्स इन होमोजाइगस फॉर्म. वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अदर इज होमोजाइगस रिसेसिव. इसके बाद जितनी भी जनरेशन आएंगी उनमें हेटेरोजाइगस फॉर्म आ सकती है, बट पहली जनरेशन होमोजाइगस रखिए. अब जीनोटाइप तो लिख दिया है, अब है फिनोटाइप. फिनोटाइप ये कर्ली हेयर के लिए है, ये स्ट्रेट हेयर के लिए है. नाउ अगर आगे जनरेशंस बढ़ानी है, आगे जनरेशंस बनाने के लिए क्या होगा? ऑब्वियसली एक कपल जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा. जब कपल रिप्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, तो अब क्या हो रहा है? अब गैमीट का फॉर्मेशन होगा. गैमीट का फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको अभी बताया, जब भी आप पेरेंटल जनरेशन लिखें तब इसे आप डिप्लॉयड माने. इसे भी क्या मानेंगे? डिप्लॉयड. देखिए कोई ये चीज आपको अभी मैंने क्लियर की है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को देख रहे हो तो वो डिप्लॉयड ही है. जब भी किसी भी हम कैरेक्टर के डबल एलील्स लिख देते हैं तो वो डिप्लॉयड शो होता है. अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, ये जो फीमेल है ये रिप्रोड्यूस करना चाहती है, ये मेल रिप्रोड्यूस करना चाहता है, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट्स बनेंगे. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट विल बी गैमीट फॉर्मेशन. अब गैमीट फॉर्मेशन कराने के लिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी बताया जब डबल के लिए यानी कि डिप्लॉयड के लिए जब डबल एलील्स हैं तो हैप्लॉयड के लिए सिंगल एलील आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर टाइप ऑफ गैमीट देखना है. ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ गैमीट. टाइप ऑफ गैमीट का मतलब यहाँ से कितने टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, कितने टाइप के एलील सेपरेट हो सकते हैं. देखिए यहाँ पर कैपिटल सी दोनों एक जैसे ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, वो है कैपिटल सी के वाला गैमीट. अब यहाँ पर भी एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, दैट इज कैपिटल सी. इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इस पेरेंट से जो गैमीट बना वो कैपिटल सी एलील ले गया, और यहाँ पर ये जो गैमीट बना उसके पास स्मॉल सी आ चुका है. अब क्या होगा? नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा दैट विल बी फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? फ्यूजन होगी. फ्यूजन के बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, फ्यूजन के बाद हमें एक जनरेशन मिल जाएगी जिसका नाम है F1 जनरेशन. क्या बोलेंगे हम इसे? F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलेगा वो आप खुद सोचिए क्या होगा. ऑब्वियसली इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल C एंड स्मॉल c. कैपिटल C एंड स्मॉल c. नाउ यू कैन सी हियर, अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो F1 जनरेशन होती है उसका जीनोटाइप अपने पेरेंट से डिफरेंट है. ये होमोजाइगस था, ये भी होमोजाइगस था, पर ये क्या है? हेटेरोजाइगस है. हेटेरोजाइगस का मतलब यहाँ पर जीनोटिपिकली F1 जनरेशन पेरेंट से डिफरेंट हो चुकी है, बट यहाँ पर जो फिनोटाइप रहेगा वो पेरेंटल ही रहेगा. यहाँ पर जो फिनोटाइप आएगा वो कर्ली हेयर का ही रहेगा. तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जब F1 जनरेशन में हाइब्रिड बनता है तो हमेशा वो पेरेंट से मिलता जुलता होता है फिनोटिपिकली, बट जीनोटिपिकली इट इज डिफरेंट. F2 जनरेशन में जाकर आपको फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों तरीके से नया हाइब्रिड देखने को मिल जाएगा. Okay, so after finding out F1 generation, we are going to find out F2 generation. For finding out F2 generation, we need to show selfing of F1 generation. देखिए selfing का मतलब होता है जो F1 generation का जीनोटाइप है वो अपने ही जैसे जीनोटाइप के साथ रिप्रोड्यूस करेगा. एक जीनोटाइप को हम मेल कंसिडर करेंगे, एक को हम फीमेल कंसिडर करेंगे. तो हमें जो यहाँ पर F1 जनरेशन मिली थी इस तरीके का जीनोटाइप हमने लिखा और इसी
इसी की सेल्फिंग करा दी। इसको हमने फीमेल मान लिया, इसको हमने मेल मान लिया। अगेन द सेम स्टेप्स विल रिपीट। दिस फीमेल पेरेंट विल शो two types of gametes, capital C and small c. This male gamete will also show two types of gametes, that is capital C and small c. देखिए यहाँ गैमीट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब गैमीट बनता है तो एक एलील यहाँ चला गया, एक एलील यहाँ पर आ गया है, ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। तो पिछले केस में जब हमने F1 जनरेशन बनाई थी, उस टाइम पर जब गैमीट्स बन रहे थे तब सिर्फ एक टाइप का गैमीट बन रहा था। यहाँ पर अब हिट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं तो दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे। अब क्या करना है, हमें F2 जनरेशन निकालने के लिए एक मेथड अपनाना है जिसका नाम होता है प्यूनेट स्क्वायर मेथड। इट वाज गिवन बाय रेजिनाल्ड सी प्यूनेट। F2 जनरेशन निकालने के लिए आपको एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर में आपको इस तरीके से बॉक्सेस बनाने हैं। यहाँ पर आपको एक डायगोनल लाइन बनानी है जिसमें एक साइड आपको फीमेल को शो करना है, एक साइड मेल को शो करना है। अब देखिए यहाँ फीमेल के गैमीट जो ये दो हैं वो मैं यहाँ इस तरीके से लिख दूंगी। एक में हम लिखेंगे कैपिटल सी, एक में मैं लिख दूंगी स्मॉल सी। ऐसे ही मेल के गैमीट्स कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। अगेन अब देखिए यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होनी चाहिए। फीमेल के गैमीट मेल के गैमीट के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो ये वाला फीमेल का गैमीट इसके साथ फ्यूज कर रहा है, तो ये जब फ्यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट ये मिल जाएगा कैपिटल सी, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मेल का गैमीट कैपिटल सी ही है, ये फीमेल गैमीट के स्मॉल सी के साथ फ्यूज करेगा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें कैपिटल सी स्मॉल सी मिल जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर इस तरीके से इनकी फ्यूजन शो कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पर ये फ्यूजन हो जाएगी। तो आप देखिए 4 रिजल्ट्स हमें मिल गए हैं। जब 4 रिजल्ट्स हमें मिल गए तो हमें यहाँ पर देखना है कि इनका जीनोटाइप तो हमारे पास है। ये जो 4 रिजल्ट्स आपको मिले इसको मैं F2 जनरेशन का नाम दे रही हूँ। ध्यान रखिए ये चारों हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, F2 जनरेशन। अब ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट जो पहला केस है, यहाँ पर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो अगेन यहाँ पर जो फिनोटाइप मिलेगा वो कर्ली हेयर का मिलेगा। ये हेट्रोजाइगस है बट यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि कैपिटल सी विल बी सप्रेसिंग स्मॉल सी। अगेन यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो कर्ली हेयर मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, कर्ली हेयर मिलेगा। बट दिक्कत आएगी किसमें, इधर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में। यहाँ पर कर्ली हेयर ना होकर क्या होगा, स्ट्रेट हेयर होगा। तो इस तरीके से हम प्यूनेट स्क्वायर मेथड बनाते हैं। प्यूनेट स्क्वायर से हमें F2 जनरेशन मिलती है। इस तरीके से फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा तो प्रोजेनी मिल जाएगी और हमें F2 जनरेशन ऑब्टेन हो जाएगी। आफ्टर फाइंडिंग आउट F2 जनरेशन वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। सी सबसे पहले हम कोई भी पर्सन देखते हैं या कोई भी प्लांट देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी अपीयरेंस देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले फिनोटिपिक रेशियो बता रहे हैं, देन जीनोटिपिक रेशियो बता रहे हैं। फिनोटिपिक रेशियो में अगर आप ध्यान से देखिए तो वी आर गेटिंग 3 प्रोजेनी ऑफ कर्ली हेयर एंड 1 प्रोजेनी ऑफ स्ट्रेट हेयर। तो राइट हेयर फिनोटाइप रेशियो कर्ली इज टू स्ट्रेट, कर्ली आ जाएगा। यहाँ पर कर्ली कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे इफ यू कैन सी द प्यूनेट स्क्वायर। एंड स्ट्रेट हमें मिलेगा ओनली 1, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो 3:1 विल बी द रेशियो ऑफ व्हाट, 3:1 is the ratio of phenotype, curly is to straight. Genotypic ratio देखिए ध्यान से, homozygous dominant मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2 होमोजाइगस हिट्रोजाइगस हैं, यहाँ पर हिट्रोजाइगस लिख देंगे। थर्ड इज होमोजाइगस रिसेसिव, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो फाइंड आउट द रेशियो। अगर मैं होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रही हूँ तो होमोजाइगस डोमिनेंट का हमें रेशियो कितने मिलने वाला है, 1 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं हेट्रोजाइगस की बात कर रही हूँ तो हेट्रोजाइगस हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव की बात कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1:2:1 will be the genotypic ratio of monohybrid cross of F2 generation. So you need to keep in mind what the all ratios, each and every ratio in this chapter is important. Please keep each ratio in your mind.
after studying the detailed monohybrid cross, we are going to deal with the summary of the monohybrid cross. कुछ नहीं है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका बस एक ओवरव्यू या समराइज्ड फॉर्म हम बता रहे हैं यहाँ पर. देखिए अभी अभी जो हमने F2 जनरेशन निकालने के लिए जो पेरेंटल जनरेशन ली थी, यहाँ देखिए ये जो आपको फर्स्ट केस दिख रहा है, this one, this is the selfing of F1 generation. You can see two type of gametes are formed here. तो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ गेमीट्स देखते हैं. हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर दो ही टाइप के गेमीट बन रहे हैं, कैपिटल C एंड स्मॉल c. तो वी हैव रिटन 2 नंबर, बट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट टाइप ऑफ गेमीट्स इज 2 raised to power n. Now what is n here? N is number of heterozygote. You can see this parental generation is having only one type of heterozygote, that is capital C, small c. See, here you can see the difference between the parents of these two crosses. This is having one type of heterozygote, this is having two type of heterozygote. So here n will be 2, here n will be 1. But we are dealing with this case, so we will not deal up with this case. n is equal to 1, so 2 raised to power n is equal to 1, so we'll get the type of gametes is equal to 2. I hope first is clear. Second is number of zygotes or offspring. इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है गैमीट का स्क्वायर कर दो, जितने गैमीट मिले उसका स्क्वायर. अब ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको पता है गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है और जो जाइगोट होता है वो हमेशा डिप्लॉइड, इसीलिए उसका स्क्वायरिंग कर दी जाती है. आप इसको यहां से क्रॉस वेरीफाई करते जाइए, ठीक है. अब पहले हमने गेमीट्स को क्रॉस वेरीफाई यहां से किया, अब जाइगोट को क्रॉस वेरीफाई. देखिए प्यूनेट स्क्वायर ने हमें F2 जनरेशन दी थी. हम इन्हीं चारों को जाइगोट भी बोल रहे हैं, हम इन्हीं चारों को ऑफस्प्रिंग भी बोल रहे हैं, हम इन्हीं चारों को प्रोजेनी भी बोल रहे हैं. तो दीज आर जाइगोट्स, और यू कैन से F2 जनरेशन, और यू कैन से ऑफस्प्रिंग, और यू कैन से प्रोजेनी. तो यहाँ पर नंबर ऑफ जाइगोट्स कितने हैं, 4 हैं. तो बस सिंपल सा हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए. तो गैमीट का स्क्वायर किया और यहाँ पर क्या आ गया आंसर 4. देखिए यहाँ n नहीं लिखा है, प्लीज डू रिमेम्बर, गैमीट का स्क्वायर किया गया है. अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ फिनोटाइप. इसको मत देखिए, पहले यहाँ से ही एनालाइज कर लीजिए. फिनोटाइप का नंबर हमें पता है, फिनोटाइप हमें 2 ही मिले थे, कर्ली और स्ट्रेट, कर्ली एंड स्ट्रेट. नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आने चाहिए हमारे पास, 2 आने चाहिए. तो देखिए 2 raised to power n का फॉर्मूला लगाया. n अगेन हमें पता है जी हिट्रोजाइगोट कितने हैं, एक ही तो था, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है. और अगर आप यहाँ नहीं ऑफस्प्रिंग में भी ध्यान से देखेंगे तो हिट्रोजाइगोट एक ही है, तो आप यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ से भी हिट्रोजाइगोट एक ही मिलेगा आपको. अब जीनोटाइप, अब फिर यहाँ नहीं देखना, पहले यहाँ देखते हैं. जीनोटाइप हमें कितने टाइप के मिल रहे हैं, कैपिटल C, फिर कैपिटल C स्मॉल c, देन स्मॉल c, 3 हो गए. एक तो कर्ली वाला कैपिटल C वाला जीनोटाइप, एक कैपिटल C स्मॉल c का जो जीनोटाइप है, और एक स्मॉल c, 3 हो गए. तो देखिए 3 raised to power n, दैट इज 3. एंड अगेन नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट हमें पता है एक ही है. तो इस तरीके से आप, अगर आपको लर्न नहीं भी है तो आप ऐसे आंसर्स भी निकाल सकते हैं. इट विल बी इजी फॉर यू. I have already told you some laws such as law of segregation, law of dominance. वैसे आप, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो you will easily understand law of paired factors also. So there are 4 laws: law of paired factors, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. अब यहाँ पर देखिए किसी किसी बुक में आपको 3 लॉज ही बताए जाते हैं, डोमिनेंस का, सेग्रीगेशन का और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का. बट पेयर्ड फैक्टर्स बहुत ईजी है, अभी मैं आपको समझाऊंगी, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. देखिए यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्या समझाना है. देखिए जो पहले 3 लॉज मैंने लिखे हैं, ठीक है, अब मैं इनके बीच में थोड़ा सा बताऊंगी कि किसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, किसको हम लॉ बोलेंगे. अभी के लिए मैंने यहाँ लॉज लिख दिए हैं, ठीक है. यहाँ पर ध्यान रखिए पेयर्ड फैक्टर,
डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, ये आपको एप्लीकेबल मोनोहाइब्रिड पे भी मिलेगा और डाईहाइब्रिड दोनों पे मिल जाएगा, ठीक है। पर जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ डाईहाइब्रिड क्रॉस पर ही जाकर अप्लाई होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ऑप्शंस में चूज करना है कि भाई आप प्रायोरिटी में ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो मोनोहाइब्रिड पर यूज करोगे या डाईहाइब्रिड पर, तो आप आंसर मोनोहाइब्रिड दोगे। वो इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहले जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज हुआ था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही यूज हुआ था। बट अगर हम नॉर्मली बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो मोनोहाइब्रिड वो डाईहाइब्रिड दोनों पे ही अप्लाई हो सकता है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर में देखिए क्या है, अभी अभी हमने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उस क्रॉस में हमने देखा कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो था, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर उसके पास कोई भी करेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर लिखा ब्लैक आई कलर का, ठीक है। अब ये जो ब्लैक आई कलर का जो इसके पास करेक्टर है या जो ट्रेट है किसमें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, वो हम इसी तरीके से लिखते हैं। मैंने आपको बताया था ना 46 क्रोमोसोम, 46 का मतलब यहाँ पर पेयरिंग तो शो होगी ही होगी, किसमें, एलील्स में, ठीक है। ये यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है, तो बस आप इसकी डेफिनेशन आप समझिए। अ कैरेक्टर और ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनिज्म बाय टू फैक्टर्स प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट सेम साइट। देखिए ये दो बनाए होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है मदर का, एक है फादर का। अब ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं आपको अच्छे से याद होगा, इस सेंट्रल पोजीशन को हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। ये एक आर्म है इस क्रोमोसोम की, ये इस क्रोमोसोम की आर्म है। और आपको पता है आर्म्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लोकस प्रेजेंट होते हैं जहां डिफरेंट डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनके पास इस जगह पर, इस लोकस पर एक जीन है बी, इस लोकस पर, इस क्रोमोसोम्स पर इसका जो लोकस है वहां भी कौन सा जीन है, बी जीन है। तो देखिए यहाँ पर ये मैं दो, देखो ये कैपिटल बी एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ ये दो क्रोमोसोम्स एक इंडिविजुअल को डिपिक्ट कर रहे हैं। अब इन एक इंडिविजुअल में दो क्रोमोसोम्स में सेम लोकस पर ब्लैक आई कलर के जीन्स हैं, तो बस इसी को हमने क्या बोला, पेयर्ड फैक्टर। फैक्टर्स इकट्ठे प्रेजेंट हैं जी। इतने अच्छे दोस्त हैं, मान लो मैंने आपको जैसे मैंने बताया चिंकी मिंकी ही हैं, वो हमेशा आपस में साथ में रहती हैं। बस जैसे चिंकी की शादी हुई तो एक को अलग होना पड़ा दूसरे से, तो अभी तक चिंकी की शादियां हुई नहीं है, अभी तक दोनों साथ में ही हैं। बस ऐसे ही आप याद रखिए लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलो जी नेक्स्ट मूल मंत्र को पढ़ लेते हैं, पोस्टुलेट 2। अब इसको समझने के लिए अगेन थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं। चिंकी मिंकी जो हैं उनको एक मॉडलिंग कंपटीशन में पार्ट लेना था, ठीक है। अब पार्ट लेना था, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया था। एक क्राइटेरिया उसमें से ये था कि आपकी हाइट एक ऑप्टिमम लेवल तक होनी चाहिए जितना उन्होंने बता रखा था। अब क्या हुआ, चिंकी की हाइट का जो क्राइटेरिया था वो बिल्कुल पूरा हो रहा था, बट मिंकी की हाइट उस क्राइटेरियन से थोड़ी सी छोटी रह गई। अब दिक्कत क्या हुई कि कंपटीशन में पार्ट तो दोनों को लेना था, बट यहाँ पर हाइट का डोमिनेंस आ गया, तो वो क्या करते, चिंकी सेलेक्ट हो गई, मिंकी नहीं हुई। तो बस ऐसे ही लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमें समझना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक हेट्रोजाइगस फॉर्म लिखी गई है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लिखा। आपको पता है ये एलील्स हैं, एलील को एक और नाम से भी जानते हैं, प्लीज यहाँ पर याद रखिएगा, हम एलील को एलीलोमॉर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एलीलोमॉर्फ, ठीक है। तो दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। आपको पता है स्मॉल टी हमेशा ड्वार्फ हाइट के लिए होगा, कैपिटल टी हमेशा जो टॉल हाइट के लिए होगा। तो बस इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है, ये डेफिनेशन
एज सच आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, इसीलिए हमें थोड़े इसकी लैंग्वेज पे ध्यान रखना पड़ता है। आप जब बोर्ड के एग्जाम में लिखें तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा एक लर्निंग वे में पढ़कर जाएं, ताकि आपको वहां पर लिखने में दिक्कत ना हो, अच्छे से इसको पढ़ लें। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो है एक्सेप्शन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन होती है, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल लॉ नहीं बोलते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था अभी प्रिंसिपल और लॉ में देयर इज अ डिफरेंस में यहाँ पर उस डिफरेंस को लॉ ऑफ डोमिनेंस हम नहीं बोल सकते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि बुक्स में लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखा नहीं होता है, नो डाउट लिख दिया जाता है, बट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डोमिनेंस का जो प्रिंसिपल था वहां पर एक्सेप्शंस थी, इसलिए वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, इस टेबल में कुछ कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, इन कैरेक्टर्स में कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, कुछ रिसेसिव है। देखिए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर 5 कैरेक्टर, हेयर, स्किन कलर, ईयर लोब, आईज, टंग रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल, पूरी पॉपुलेशन में इफ समबडी हैज कर्ली हेयर दैट मीन्स ही और शी हैज डोमिनेंट कैरेक्टर, देन स्ट्रेट हेयर। यस, जो लोग अभी तक समझते थे कि जिनके स्ट्रेट हेयर हैं वो ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, नो, curly hair are more dominating. Now next skin color, normal is dominant over albino. Earlobes में free earlobes are recessive over attached. Eyes ब्राउन या ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है और ब्लू जो है वो रिसेसिव है। टंग रोलिंग, अगर हम रोल कर पा रहे हैं तो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, अदरवाइज रिसेसिव कैरेक्टर है। हाँ जी, तीसरा मूल मंत्र सीख लिया जाए। मूल मंत्र तीसरे का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर हम इसको प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन बोलते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स इज एन अनदर नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन। अब इसमें हम छोटी सी एक कहानी समझते हैं। देखिए, क्या हुआ, चिंकी मिंकी आपस में दोस्त हैं या बहनें हैं, हम बोल सकते हैं। यहाँ पर संता बंता भी भाई भाई हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। अब क्या हुआ, चिंकी मिंकी जो बचपन से साथ में रह रही हैं, अब शादी का टाइम आया तो जो चिंकी की शादी पहले हो रही है और इधर से संता बंता में संता की शादी पहले हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, चिंकी मिंकी से सेपरेट हुई, संता बंता से सेपरेट हो गया। जब वो सेपरेट हुए तो चिंकी की शादी हो गई संता से, और अल्टीमेटली जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया और आगे जाकर उनसे एक जनरेशन बन गए। ठीक है, अब हम इसको जेनेटिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। इतनी बड़ी लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको नॉर्मल एक डायग्राम से बता रही हूँ, फिर मैं इसका मतलब बताऊंगी यहाँ पर। हाँ जी, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है हाइट का कैरेक्टर, ठीक है। हाइट का कैरेक्टर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, ये हाइट टॉल है, ये जो कैरेक्टर मैंने लिखा है ये भी हाइट का कैरेक्टर है, इधर से ये भी हाइट का कैरेक्टर है। ये हमने फीमेल पेरेंट मान लिया, ये मेल पेरेंट मान लिया। फीमेल पेरेंट की हाइट यहाँ टॉल बता दी जी, मेल पेरेंट की हाइट यहाँ ड्वार्फ बता दी। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पर आपको पता है एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अपना गैमीट यहाँ पर बनाएगा, तो गैमीट बनाने का मतलब अब डिप्लॉयड नहीं है गैमीट, अब वो क्या है, हैप्लॉयड है। जब किसी भी एक कैरेक्टर के 2 एलील लिख दिए जाएं तो वो डिप्लॉयड होता है। जब किसी भी कैरेक्टर का एक एलील लिख दिया जाए तो वो गैमीट होता है या हैप्लॉयड होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैं बता सकती हूँ, यहाँ 2 एलील्स हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, डिप्लॉयड था, पर जब गैमीट बना तो यहाँ सिंगल एलील आ गया है। और अब इनकी फ्यूजन से, गैमीट की फ्यूजन से फर्स्ट जनरेशन बन गई है। बस यही चीज यहाँ पर बताई गई। अब देखिए, मैं इसको पढ़कर बताती हूँ। द पेयर्ड एलील्स, क्या लिखा है यहाँ पर, द पेयर्ड एलील्स। आपको यहाँ पेयर्ड एलील्स दिख रहे हैं, यहाँ पेयर्ड एलील्स दिख रहे हैं ऑफ अ जीन। जीन कौन सा है, हाइट का जीन है।
सेग्रीगेट रैंडमली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट बनते हैं तो ये रैंडमली, मतलब कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और हमें नहीं पता कि इन दोनों में से, इन दोनों एलील में से कौन सा एलील इसके किसी एलील के साथ फ्यूज कर जाए। इसका कहने का मतलब ये है, हमें नहीं पता कि इन दोनों एलील्स में से कौन सा एलील इन दोनों में से किस एलील के साथ फ्यूज करेगा। यह रैंडम प्रोसेस होता है, कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता है, तो रैंडमली इसलिए वर्ड लिखा गया। सो ईच गैमीट कैन रिसीव आइदर ऑफ द 2 एलील्स ऑफ अ जीन। इसका मतलब, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब कोई भी गैमीट किसी भी एलील को कैरी कर सकता है। कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब यहाँ हमने हाइट का कैरेक्टर ले लिया है। अब यहाँ पर ये जो सेग्रीगेशन का जो प्रिंसिपल है, हम इसे लॉ बोलेंगे। लॉ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पूरी केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती है, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं।